वेलकम बैक टू आवर स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेके, जो कि काफ़ी चहीता स्टॉक्स है रिटेलर्स लोगों का, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इस पे हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, उनका रेट आएगा या नहीं आएगा, कंपनी क्या अच्छी कंपनी है या नहीं है, क्या अभी जो गिरा है इसमें एक्युमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं स्लाइड पे। तो हम आ चुके हैं टिकट टिप का वेबसाइट पर। अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले एक दिन में इसने 0.96% का रिटर्न दिया है, वहीं 1 वीक में 0.74% का नेगेटिव रिटर्न, और 1 मंथ में इसने 7.72% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में इसने 23.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। तो अभी अभी ये कंपनी लिस्ट हुई थी और काफ़ी लोगों को मालामाल कर गई, जिनका अलॉटमेंट मिला, जिनको उनका पैसा डबल हो गया ऑलमोस्ट। बट लिस्ट होने के बाद भी ये और थोड़ा ऊपर गया और सभी लोगों को फंसा के ये नीचे आ गया और अभी 126 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी समझते हैं कि इसका थोड़ा फिनेंशियल चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट्स थोड़ा देखेंगे और फिर हम कोई कंक्लूजन पे आएंगे, राइट। अगर फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है, ओके। मतलब हाउस लोन देती है और बदले में आपका जो घर का पेपर वगैरह है तो सिक्योर्ड लोन देती है, आप कह सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बड़ी कंपनी हो चुकी है। 1,04,000 करोड़ मतलब बहुत काफ़ी बड़ा होता है, और 93 रैंक है इसका। रिस्क अगर बात करें तो 3.47x वॉलेटाइल है ये निफ्टी के मुकाबले। अगर निफ्टी अगर 1% अगर बढ़ती है या घटती है तो ये जो स्टॉक है 3.5% बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इतनी ये वॉलेटाइल है, राइट। बाकी इसका मैट्रिक्स अगर देखें तो उसके लिए स्क्रीनर यूज़ करेंगे हम। गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर। अगर स्क्रीनर का वेबसाइट अगर आप चेक करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि कंपनी का जो स्टॉक का पीई है वो 61 का है, बुक वैल्यू है 22 का, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.42% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15% का, राइट। और कंपनी का हिस्ट्री थोड़ा अगर चेक करें, इसका इनकॉर्पोरेशन वगैरह देखें, चीज़ अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा आपको कि कंपनी वाज फाउंडेड इन 2008, ओके। 2008 में कंपनी बनी थी और 2015 में ये नेशनल हाउसिंग बैंक के पास रजिस्टर्ड हुई थी 2015 में, और तब से ये मॉर्गेज लोन दे रही है। बाकी अगर बात करें कुछ इसका फीचर्स जो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, एक आइडिया आपको मिल जाए। अगर आप चेक करेंगे कि ये अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया की, ओके। वो भी जस्ट 7 years ऑफ स्टार्टिंग इट्स मॉर्गेज ऑपरेशन। तो 7 साल ही हुआ था और 7 साल के अंदर ही ये सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग कंपनी बन गई, ओके। अच्छा, ये 8th लार्जेस्ट NBFCs है इसके अलावा। और बाकी अगर देखें इसके अलावा चेक करते हैं, बाकी तो और भी बहुत सारा चीज़ दिया है। इसमें बता रहा है इनका बिजनेस डिवीज़न क्या है, होम लोन्स का है, जिसमें इनका AUM 57.5% जो कि कंट्रीब्यूट करता है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में है इनका 10%, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है 19.5% और डेवलपर फाइनेंसिंग का है 12%। ये सारा इनका बिजनेस सेगमेंट है। अगर आप देखेंगे एक्टिव कस्टमर्स, कितने कस्टमर्स थे 31 मार्च 2024 तक, 3,23,881 कस्टमर इनके एक्टिव कस्टमर्स थे, जिनमें से मतलब 82% के आसपास होम लोन कस्टमर्स लोग हैं। तो इनके पास डेटा काफ़ी है कस्टमर्स लोग का, पता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कहाँ तक फैले हुए हैं, 215 ब्रांच है इनका 174 लोकेशंस में, और 20 स्टेट्स में फैले हुए हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज में, एंड ओवरसीन बाय 6 सेंट्रलाइज्ड रिटेल लोन रिव्यू सेंटर्स। और इनका 6 रिव्यू सेंटर्स है, सेंट्रलाइज रिव्यू सेंटर्स, और 7 सेंट्रलाइज लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स। रिव्यू सेंटर्स अलग है और लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स अलग है। अगर बात करें तो एनपीए के बारे में, सबसे कम एनपीए हुआ था, ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 0.28% का था, और नेट एनपीए इनका 0.11% का था, जो कि सबसे कम था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बीच, ओके। जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको अगर कंपेयर करें तो इसका सबसे कम था जीएनपीए और एनएनपीए, राइट। ये सारा चीज़ है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। देखिए, कंपनी का बस आप पी एक बार चेक कीजिए तो आपको सारा चीज़ पता चलेगा। पी अभी कितना दिखा रहा है, 61 का। मतलब आप कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो आप उसको 61 रुपीज़ अभी दे रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो आप उसको 61 रुपया देने के लिए तैयार हो। लेकिन बाकी कंपनी का अभी क्या है पी रेशियो, यहाँ से चेक कीजिए। ये सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि इसके कंपटीटर हैं। हुडको है, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस। इनका देखिए 18, 6, 13, 21, 22, 24। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो पी जो मार्केट दे रहा है वो है 20 के आसपास, 22 के आसपास, जो कि काफ़ी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी का पी है वो काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 3 गुना कह सकते हैं ना, 20 या 60, मतलब 3 गुना है ये तो मतलब ये काफ़ी महंगा है। तो ये जब तक 20 का यानी, या फिर भाई कम से कम 40 भी आ जाए ना, जहाँ 40 तक जब तक नहीं आता इसका पी, तब तक तो इसको लेना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 30, 35, 40 ये चलेगा, बट 61 अभी बहुत काफ़ी महंगा है, ठीक है।
इसके अलावा अगर देखेंगे तो बिजनेस में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टिकट ऐप चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्च 2024 तक का डेटा दिया है, रुकिए थोड़ा चलते हैं वहाँ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसका जो 2022 का रेवेन्यू था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 3700 करोड़ का था, फिर 5600 करोड़ हुआ 23 में, 24 में हुआ 7600 करोड़, और पिछले 12 महीने में इसका रेवेन्यू कितना हो गया 8500 करोड़। तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है सब में, आपको ग्रोथ दिख रहा होगा अच्छा, राइट। यहाँ पर अगर आप नेट इनकम देखें तो कमा रही थी यहाँ पर 709 करोड़, फिर हुआ 1257 करोड़, फिर 1700 करोड़, फिर 1846 करोड़। तो इसमें भी खासा अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिनांसियल्स भी ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ा था, बट बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम है वैल्यूएशंस का, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी आप इसका हम चेक करते हैं, इसका जो चार्ट है वो चार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है चार्ट। तो हम आ गए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट पे, ओके। तो हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या कहना चाहता है। देखिए, जब ये लिस्ट हुई थी यहाँ पे, ओके, पहला कैंडल देखिए कितना अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद ये ऊपर खुला, काफ़ी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये 180 का प्राइस तक गया, उसके बाद नेक्स्ट दिन भी ये ऊपर गया, लेकिन वहाँ से सेलिंग आ गया। लेकिन वहाँ से जब सेलिंग आया गिरता गया, यहाँ से एक तो सपोर्ट लिया, ठीक है, ये S1 लिख देता हूँ मैं, फिर ये ऊपर गया, फिर वहाँ से सेलिंग आया, फिर यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में है, सबसे पहली बात मैं डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। देखिए, तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, पहला लिस्टिंग वाले दिन और उसके नेक्स्ट दिन अच्छा ये ऊपर खुला, उसके बाद से जो सेलिंग आया है ये कंटिन्यूस गिरता जा रहा है। देखिए, सेलिंग आया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, येलो कर देता हूँ। देखिए, सेलिंग आया, फिर एक गिरा और यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लिया, S1 में बोल सकता हूँ इसको, फिर वहाँ से फिर से सेलिंग आया, यही एरिया में S2 बोल सकता हूँ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ये एक एरिया बोल सकते हैं, इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? डिमांड जोन। ये S3 लिख दूँ, फिर ऊपर गया, फिर से सेलिंग आ गया, फिर वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, ये जो डिमांड, ये फिर S4 है, सपोर्ट जोन। हो सकता है ये यहाँ से फिर से ऊपर जा सके, या फिर ये ट्राई करेगा वापस ये नीचे और नीचे आ जाए। तो ये कहाँ तक आ सकता है? देखिए, एक बार चेक करते हैं कि इसका जो IPO का प्राइस बैंड था वो क्या था, तो एक आइडिया हमको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे, इसका जो IPO का जो प्राइस बैंड था गाइस, वो था 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़, ठीक है। 66 से 70 रुपीज़ था उस समय का इसका IPO का प्राइस बैंड। अभी कितना चल रहा है? ये अभी चल रहा है 126 रुपये पे, समझ रहे हैं? अभी भी ये 126 पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है ये। तो हमको वेट करना पड़ेगा ये, जब तक 100 के नीचे नहीं आ जाता, तो तब तक तो हमको थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए। और हमको वैल्यूएशन, हम लोग को जो PE है उसका PE का वेट करना चाहिए कि PE कितना होता है। जब PE अभी चल रहा है 60 का, जब 30 से 40 तक एक बार कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी के टाइम हम इसको देख नहीं सकते। चलते हैं इस पर, देखते हैं चार्ट पे। तो देखिए, तो यहाँ क्या बता रहा है गाइस, ये यहाँ पर नीचे चलते जा रहा है। अच्छा सर, जो यहाँ पर फंसे हैं, जो इस रेट पे फंसे हैं, यानी 180 रुपये पे जो लिए थे, वो क्या करें वो बताइए। देखिए, अगर आप 180 रुपये पे लिए थे, अगर आप फंस चुके हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। प्राइस आएगा क्या आपका? आ जाएगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। और जब गिरावट हो तो थोड़ा थोड़ा आपको और क्या करना पड़ेगा, उसको एवरेज करना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके पास जो डेटा बेस है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है इनका, कस्टमर बेस अच्छा है इनका, सारा चीज़ सही है, बट वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो अभी 127 रुपये चल रहा है। ये हो सकता है आने वाले टाइम में 100 के नीचे भी जा सके। अभी ये कब तक गिरेगा आप नहीं जानते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी का बात जैसा हुआ था वही हाल इसका भी हो रहा है। तो आपको बस वेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। और जो नए इसमें फ्रेश एंट्री अगर बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए, ये जब तक अपना प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ता, यानी 100-150 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ पर देखिए यहीं से सेलिंग आया था ना, जब तक ये इसको तोड़ के यहाँ पुल बैक लेके, फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ ये गया था, कलर चेंज करते हैं, हाँ ये यहाँ गया था, इधर आया, और ये वापस जब यहाँ जाके, ठीक है, एक पुल बैक लेके जब तक ये ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनना चाहिए, समझे। तो ये जो स्विंग है, इसका स्विंग, ये जब तक इसको नहीं तोड़ता, ये स्विंग कितना बन रहा है, लगभग 150 रुपये बन रहा है। तो 150 के ऊपर ही आपका एंट्री बनता है, वो भी फिर 150 तोड़ा, एक कैंडल बनाया 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, उसके बाद जब उसका हाई तोड़ेगा तो आपको एंट्री बनेगा, आपका एंट्री बनेगा। वो भी मैं इंट्राडे का बता रहा हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। और आपका टारगेट वही 180-90 तक होना चाहिए, बट अभी ये रेट नहीं आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये और भी थोड़ा इसका पीक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पीक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसको और टाइम लगेगा, और ये नीचे आ सकता है मेरे ख्याल से, और ये नीचे आएगा। और नीचे आकर ये जब तक 100 के नीचे जब तक नहीं आ जाता, मैं तो इसको कब खरीदूंगा, मैं इसको तब खरीदूंगा जब ये ऐसा करके हो सकता है इधर आ जाए 100 के नीचे जब आएगा, तो मैं खरीदने का सोचूंगा उस समय, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं नहीं खरीदूंगा। और जो फंसे हुए हैं उनको जब एक डिप आता है तो थोड़ा थोड़ा एवरेज करना चाहिए, बाकी उनका प्राइस आ जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, कंपनी अच्छी है,
बट आपको थोड़ा सा रुलाएगा ये ज़रूर, इतना मैं कह सकता हूँ। इसलिए बोलते हैं ना भाई, अच्छा IPO आ गया तो उसको कूद कर खरीदो मत, देखो उसका वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि सारा खेल वैल्यूएशन का है। आपकी तरह मैं भी बहुत पहले फंस चुका हूँ। ओके, एक कंपनी अभी है, अभी भी आप जानते होंगे, IEX बोल के, मैं भी उसका टॉप में फंस गया था। मैं भी नया नया था उस समय, जानता नहीं था उतना, बट मैं ये चीज़ सीखा। तो आपको भी ये समझना चाहिए भाई, अभी आपको जो मिल जा रहा है IPO, बस पैसा डबल हो जा रहा है, किसी में भी कूद जा रहे हो आप, बस ना बुल मार्केट देखियो, बेयर मार्केट नहीं देखियो। जब बेयर मार्केट आता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, लगता है भाई क्या है स्टॉक मार्केट, काहे को आया मैं, अपना बिजनेस ही सही था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बस मार्केट जब बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब घटता है बाजार और इतना टाइम लेता है, उस समय पैसेंस सबका चला जाता है। तो ये सारा खेल है पैसेंस का। कंपनी आप अच्छा खोजे हो, बट उसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिए हैं उनको वेट करना पड़ेगा। जो अभी खरीद सकते हैं क्या? अभी भी ये खरीद नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये अभी भी 61 का पी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमको देखना पड़ेगा इसका पी कब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब तक इसका पी कॉन्ट्रैक्ट होके 30 से 40 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग एक बार सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आने दीजिए, फिर सोचेंगे। मेरे को लगता है ये 100 के नीचे एक बार जाएगा ज़रूर, और 70 तक चला जाएगा तो माला ही माल है, ठीक है। 70 तक अगर चला जाता है तो और क्या चाहिए। बट ये जाता है या नहीं जाता है वो तो टाइम बताएगा। बट अभी के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। 100 के नीचे आने दीजिए, और 70 तक चला जाता तो क्या बात है। और जो यहाँ पर फंसे हैं भाई, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपका प्राइस आ जाएगा। जब डिप आता है तो आप एक बार क्या कीजिए, एवरेज कर सकते हैं। बट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, देन प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। ये बात समझ में आया। तो इससे आपको एक चीज़ पता चला कि ये एक जोन है जहाँ पर बार बार लोग खरीद रहे हैं और इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक खरीदेंगे मुझे नहीं मालूम है। देखिए, क्योंकि ये इधर आया एक बार, फिर आया एक बार, फिर आया एक बार, तो जब ये नीचे आता है ना, तब तक ये जो सपोर्ट है वो वीक हो जाता है। समझ में आ रहा है? वीक हो जाता है। तो अगर वीक हो जाता है तो ये हो सकता है यहाँ से फिर ये नीचे आ जाए, 110 आ जाए, फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये 100 के नीचे जब तक नहीं जाता तो मैं एक बार इसको देखूंगा नहीं। लेकिन कंपनी अच्छी है, आपको वेट करना चाहिए। फंसे हैं तो वेट करिए, जब थोड़ा डिप आता है तो थोड़ा एवरेज कीजिए, और बैठेंगे तो प्राइस आ जाएगा, ठीक है। बस यही कहना है, कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन अभी काफ़ी महंगा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे हमारा कंक्लूज़न क्या निकल के आता है, अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जब तक ये और थोड़ा सा नीचे नहीं आ जाता, 100 तक नहीं आ जाता, तब तक हम इसको देखेंगे नहीं, ओके। और 70 तक, 90, 80, 90, 70 तक अगर चला गया, ओके, 70, 80, 90 तक चला गया तो अच्छी बात है, तब तक हम लोग एक बार सोच भी सकते हैं। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। और 2025 हम नए साल में जा रहे हैं, तो नए साल का हमेशा हिस्ट्री रहा है कि हमेशा मार्केट गिरता है। तो देखते हैं इस साल क्या रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो IPO आ रहा है आप तुरंत बेच के निकल जाओ, वरना ऐसा फंसोगे कि स्टॉक मार्केट जो है ना, आपका नानी याद दिला देगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बोलना नहीं चाहिए, बट आप नहीं जानते हैं, पैसा आपका ऐसा फंसेगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर पैसा बन रहा है तो उसको निकाल लो। अभी 2025 में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने बुल रन देखा है, अभी इलेक्शन के बाद आप बियर मार्केट नहीं देखे हो। तो इसीलिए कंपनी देख के इन्वेस्ट करिए, और अच्छी कंपनी में रहेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करिए, लेकिन प्राइस भी देखिए भाई, वैल्यूएशन क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आप डरना मना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी होगा। अगर आपको नहीं पता तो टाटा टेक्नोलॉजी का क्या भी हाल चल रहा है पूछ लीजिए। सभी के पास टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर है, तो ये शेयर भी सभी के पास है। ऊपर से और एक मजे की बात बताऊँ आपको, दिखाता हूँ, रुकिए। कहाँ मैं जा रहा था, मैं आपको और बता रहा हूँ, रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, इसका एक बार आप प्रमोटर होल्डिंग देखिए। प्रमोटर होल्डिंग भाई 89% के आसपास है। ये तो और कम होगा, ये जब तक 75% नहीं होता, तो जब 75% होगा तो ये और नीचे गिर जाएगा शेयर। तो तब तक तो अब कहाँ तक जाएगा क्या मालूम। तो अभी तो इतना परसेंट में है प्रमोटर होल्डिंग, सेबी के हिसाब से ये 75% होना चाहिए। तो इसको अब होने, जब ये होगा 75% तक, तब तो और भयंकर सेलिंग आएगा। तो हो सकता है ये और नीचे आए, तो इसमें सेलिंग होना और बाकी है। ये 100 जो 26 दिखा रहा है उससे और कम होगा ये, मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 126 के नीचे और ये जाएगा, यानी 100 तक तो जाना ही चाहिए। तो 100 के अगर नीचे गया तो और अच्छी बात है। तो आप देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, हाई वैल्यूएशन पे मत कीजिए, वरना फंस के रह जाएंगे और बाद में स्टॉक मार्केट को आप कोसेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।